Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem, Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students, myself Iqra Nazish and I am your biology teacher. अच्छा स्टूडेंट्स, इमरान खान को तो आप सब जानते होंगे, शाहिद अफरीदी को, वसीम अकरम को। ये सब कौन थे? ये सब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, प्लेयर्स थे, बेस्ट प्लेयर्स थे। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि खाली एक कैप्टन मिलके क्या ये हमें मैच विन करवा सकता है पाकिस्तान को? नहीं करवा सकता ना, क्योंकि ये एक प्लेयर का काम नहीं है। पाकिस्तान टीम को मैच विन करवाने के लिए पूरी टीम को कोलैबोरेशन के साथ चलना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम मैच विन करती है। अब वो जो टीम है, उस टीम में बॉलर भी होता है, ठीक है, बैट्समैन भी होता है, और कोच होता है, उनका कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, बॉलर भी एक से ज्यादा होते हैं, बैट्समैन भी, ऑलराउंडर भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक टीम बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये टीम वर्क होता है जिससे जो है उन्हें सक्सेस मिलती है, मैच विन करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सब बातें आपको बताने का पर्पस मेरा ये है कि एक इंसान मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक इंसान है, उसको एक काम आता होगा या दो आते होंगे, उनमें वो एक्सपर्ट होता होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है जिनमें वो एक्सपर्ट हो, ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। जैसे टीम है हमारी पाकिस्तान की, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। इसके अलावा मैं कोई और एग्जांपल देती हूँ। आप सब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में कोई एक टीचर तो नहीं है ना जो आपके पूरे स्कूल को चला रहा है, पूरे इंस्टीट्यूट को रन कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटर होगा, उसके बाद आ जाते हैं टीचर्स। अब टीचर में भी कैटेगरीज है, कोई प्राइमरी टीचर होगा, कोई एलिमेंट्री है, कोई सेकेंडरी है, ठीक है। इसके अलावा कोई साइंस टीचर है, कोई मैथ्स का है, कोई आर्ट्स का है, उर्दू है, इंग्लिश है, कोई बायो का टीचर होगा, कोई केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो यानी वो सब जो भी टीचर्स हैं वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। और ये पूरी एक टीम बन के एक स्कूल को रन करते हैं, एक इदारे को चलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कूल में माली भी होता है, गार्ड होते हैं, पीएन्स होते हैं, ठीक है, और भी मतलब इस तरह के मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इदारे को रन करना, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, इदारा ले लें, उसमें काफी सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और वो अपने अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। आप किसी ऑफिस को ले लें, उसमें अकाउंटेंट्स भी होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह यानी एक पूरी टीम होती है, वो मिलके काम करते हैं, तो जाके प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको बताने का मेरा पर्पस ये है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी इसी हवाले से है, कोलैबोरेशन के हवाले से है, ठीक है। लेकिन इसमें हम कोलैबोरेशन देखेंगे साइंस में। तो हमारा आज का टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है? वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें भी हम ये देखेंगे कि साइंस में किस तरह बाकी सब फील्ड्स मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं और फिर एक प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। मतलब साइंस किस तरह से एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपको आपका एक माइंड सेट बने कि किस तरह डिफरेंट फील्ड्स मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब कोलैबोरेटिव का क्या मतलब है वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया, वर्किंग टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साइंस में सिर्फ कोई एक फील्ड काम नहीं कर सकती। साइंस में डिफरेंट साइंटिस्ट मिलके साइंस के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है, और फिर एक प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सिलेबस में 9th की बुक में ऑलमोस्ट 5 एग्जांपल्स दी गई हैं, 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है, डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है जो साइंस से रिलेटेड है, कि उनमें कैसे कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट फील्ड्स और फिर उसके बाद उसमें काम करते हैं और अपना क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स, इस पे डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर काम किया था और ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में एंड हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था और उसका क्या पर्पस था, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये नाम से जाहिर हो रहा है ह्यूमंस, कि ये ह्यूमंस के बारे में था। अब जीनोम का क्या मतलब है? जीनोम का मतलब क्या है ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हम जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनके चिल्ड्रंस या ऑफस्प्रिंग में हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। यानी हमारे अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई हैं, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन सी हैं ये मैं आपको सारा डिटेल में बता चुकी हूँ। लाइक हेयर कलर है, हाइट वगैरह, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स ना। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में स्टोर हो जाती है जाके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जीनोम क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। अब जो साइंटिस्ट थे वो एंटायर ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करना चाहते थे, उसकी मैपिंग करना चाहते थे, उसे स्टडी करना चाहते थे कि डीएनए में क्या क्या है, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आगे कैसे आती है, कैसे आगे कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये सब चीजें, डीएनए बना किस किस से मिलके हुआ है, उसका सीक्वेंस क्या है, यानी कि एंटायरली डीएनए की मैपिंग करना चाहते थे साइंटिस्ट। तो इसको कहा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी एक फील्ड काम नहीं कर सकती, यानी डिफरेंट फील्ड्स को कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, मिलकर काम करना पड़ता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे कौन
कौन से डिपार्टमेंट्स ने, कौन कौन सी फील्ड्स ने, कौन कौन सी साइंसेज ने मिलकर काम किया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने काम किया, जेनेटिक्स ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने और स्टैटिक्स ने, ठीक है। इन साइंसेज ने काम किया। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर पे काम किया, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग पे कि डीएनए बना किस किस से मिलके हुआ है, डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद आ जाते हैं जेनेटिसिस्ट। जेनेटिसिस्ट ने जीन पे काम किया, ठीक है, जीन को स्टडी किया कि डिफेक्टिव जीन्स कौन कौन सी होती हैं और क्या डिफेक्टिव जीन्स भी ट्रांसफर हो सकती हैं या नहीं हो सकती, डिजीज काजिंग जीन्स कौन सी हैं, ठीक है, इस सब पे जेनेटिसिस्ट ने काम किया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस सारे डाटा को स्टोर किया, ठीक है, यानी ये काम स्टोर करने का कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम था। उसके बाद हमारे पास आ जाते थे स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है। अब काम भी हो गया, सारा डाटा स्टोर भी हो गया, लेकिन अभी उसका एनालिसिस रहता था, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिशियन थे उनकी जरूरत इसलिए थी, उनका ये रोल था कि उन्होंने इस सारे डाटा को एनालाइज किया, एनालिसिस किया इस सारे डाटा का। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह 4 डिफरेंट फील्ड्स ने मिलके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किया और उसको सक्सेसफुल किया, ठीक है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक एग्जांपल है कि साइंस में किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स अपना रोल प्ले करती हैं। होपफुली आपको ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें किस चीज पे रिसर्च की जाएगी, कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ह्यूमंस पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, इसके अलावा हमारी सोसाइटी पे। तो ये भी इसमें भी डिफरेंट फील्ड्स मिलकर अपना रोल प्ले करती हैं, उनको हम देख लेते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बियोलॉजी, ठीक है। तो बियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या देखते हैं, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखते हैं प्लांट्स पे, ह्यूमंस पे, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे इनका इफेक्ट देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है, उसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, और इसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इकोलॉजी में पोल्यूशन और इकोसिस्टम को देखा जाता है। पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ईच एंड एवरी पोल्यूशन, और फिर इसके हम इफेक्ट देखते हैं कि इकोसिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिस्ट। अब इकोनॉमिस्ट क्या है, वो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो इसमें इकोनॉमिस्ट का क्या रोल होगा, इकोनॉमिस्ट इसमें ये स्टडी करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले दिनों सैलाब आए थे, ठीक है, तो फ्लड्स की वजह से हमारी बेशुमार जो है वो क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें जो इकोनॉमिक लॉस की तरफ चला गया था पाकिस्तान, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक लॉस हमने फेस किया था। तो इन सब चीजों को इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं क्लाइमेट चेंज में, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करेंगे, सोशियोलॉजिस्ट का इसमें क्या रोल होगा, सोशियोलॉजिस्ट क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट स्टडी करेंगे ह्यूमन सोसाइटी पे, ठीक है, कि सोसाइटी पे इसका क्या रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइमेट चेंज रिसर्च में किस तरह बियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मिलकर अपना एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेडिकल रिसर्च, ठीक है, यानी मेडिकल की फील्ड में किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स कंबाइन होकर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके लिए हम किसी भी एक पेशेंट को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कैंसर की, ठीक है। अब हम कैंसर पेशेंट को देख लेते हैं कि जो कैंसर पेशेंट होता है उसके ट्रीटमेंट में, उसके डायग्नोसिस में, या जो भी उसका पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर चलता है उसमें कौन कौन सी फील्ड अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो कैंसर रिसर्च में सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे बियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब बियोलॉजिस्ट का क्या काम होगा, बियोलॉजिस्ट ये देखेंगे कि ये जो डिजीज है कैंसर की, इसने कौन कौन से सेल्स को और कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट किया है हमारी बॉडी में, ठीक है। बियोलॉजिस्ट हो गए। बियोलॉजिस्ट के बाद हमारे पास आ जाते हैं डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स में भी मतलब डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो कैंसर को डील करते हैं वो होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ओके। तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, डायग्नोज किया उन्होंने कैंसर को, ठीक है, किस पेशेंट को कैंसर है, डायग्नोज किया, और उसके बाद क्या है उसका इलाज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाते हैं बायोकेमिस्ट, ठीक है। बायोकेमिस्ट का काम होता है ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह की डेवलपमेंट होती है कि कैंसर के पेशेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हमने तैयार करनी है जो कैंसर के इलाज में इफेक्टिव हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिसिस्ट। जेनेटिसिस्ट जीन्स की स्टडी करते हैं। इस फेज में मेडिकल रिसर्च में जेनेटिसिस्ट ये देखते हैं कि जो डिजीज है यानी कैंसर की जो बीमारी है ये उस पेशेंट को उसके पेरेंट्स से तो नहीं आई, जेनेटिक डिजीज तो नहीं थी, तो ये जीन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, ये मेडिसिन के इफेक्ट को स्टडी करते हैं कि जो मेडिसिन हम कैंसर पेशेंट को दे रहे हैं ये कितनी इफेक्टिव है उस पेशेंट की के इलाज के लिए, ठीक है, इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ये कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद एंड पे आ जाते हैं स्टैटिस्टिशियंस। अब ये जितना भी काम हुआ है पेशेंट के डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट, उसके मेडिकल रिपोर्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, उसको जो मेडिसिन हमने दी हैं उस सब डेटा का एनालिसिस करना है स्टैटिस्टिशियन ने, ठीक है। तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह मेडिकल रिसर्च में डिफरेंट फील्ड्स मिलकर अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रोबोटिक्स एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी फील्ड है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह रोबोटिक्स एंड एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में डिफरेंट साइंसेज अपना रोल प्ले करती हैं और कैसे कैसे प्ले करती हैं। अब रोबोटिक्स का तो आपको पता है कि रोबोट्स बनाना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप सब वेल अवेयर होंगे कि जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, एआई टूल्स बनाना, जेमिनी है, ये सारे आप लोग यूज करते होंगे। इसमें ये सब एआई में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस तरह के जो टूल्स हैं वो बनाने में कौन कौन सी साइंसेज अपना रोल प्ले करती हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे इसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है। क्योंकि ये सारे जितने भी रोबोट्स बनाने हैं या हमने ये एआई टूल्स बनाने हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर या कह लें कि प्रोग्राम्स, इसके बगैर अधूरा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, ठीक है। इनका क्या रोल है, ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स डेवलप करके देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का काम होता है रोबोट्स की बॉडी बनाना, ठीक है, यानी कोई भी मशीन डेवलप करना, फिजिकल उसके पार्ट्स बनाना, वो हमारे पास होता है इंजीनियर्स का काम। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं मैथमेटिशियंस। अब मैथमेटिशियन का क्या काम होता है, इसमें फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस करनी होती हैं। किस लिए करनी होती हैं, एक रोबोट बनाया है ना, तो रोबोट की मूवमेंट है, ठीक है, उसकी स्पीड है, कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, उसके लिए फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस जो है वो मैथमेटिशियंस करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूरो साइंटिस्ट। अब न्यूरो साइंटिस्ट क्या होते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हमारे ब्रेन को स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्रेन को स्टडी करते हैं, ह्यूमन थिंकिंग को, हमारी मेमोरी को, कि किस तरह हमारी मेमोरी स्टोर होती है। क्यों, क्योंकि इन सब चीजों की हमें रोबोट्स बनाने में या एआई टूल्स बनाने के लिए जरूरत होती है। क्योंकि ये जो रोबोट्स और एआई टूल्स होते हैं बेसिकली इनको हम ह्यूमन के जैसा ही बना रहे होते हैं ना, कि हम हमारी तरह सोच सकें, हमारी तरह प्रोसेसिंग कर सकें, वो भी हमारे ब्रेन की तरह, ठीक है। तो इसलिए न्यूरो साइंटिस्ट का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिस्ट क्या है, वो हमारे माइंड को, बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़े अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोबोटिक्स एंड एआई फील्ड, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है, स्पेस को एक्सप्लोर करना कि स्पेस में कौन कौन सी बॉडीज मौजूद हैं, लाइक कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूद हैं, वो प्लैनेट्स किस तरह के हैं, उन पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। इसके अलावा गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, और भी बेशुमार यहाँ स्पेस में क्या क्या मौजूद है उसको एक्सप्लोर करने को स्पेस एक्सप्लोरेशन कहते हैं। और इसके लिए काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं। आपके सिलेबस में नासा का जिक्र है, नासा के बारे में हर साइंस स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होता है। और इसके बाद आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जिक्र है इसमें। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट साइंसेज अपनी कोलैबोरेशन करती हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ लोग जाते हैं स्पेस में और जाके स्पेस को स्टडी करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, ठीक है। इसका भी आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। अब वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने जाना है, वहां पे स्टडी करनी है, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस है। अब इसके लिए हमें डिफरेंट फील्ड्स की जरूरत होती है, डिफरेंट साइंसेस की जरूरत होती है जो मिलकर अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। क्या है एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जो ग्रेविटी को स्टडी करती है, जो मोशन को स्टडी करती है, स्टार्स को, गैलेक्सीज को स्टडी करती है, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स का इधर क्या रोल है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। जो स्टूडेंट्स स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट हैं वो रॉकेट्स बनाते हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशंस बनाते हैं। अब वो बन तो गए हैं, ठीक है, उन्हें लॉन्च भी तो करना है ना, उन्होंने अर्थ से स्पेस में जाना है, ठीक है। तो वो लॉन्च जो करना है हमने, ग्रेविटी, उसमें ग्रेविटी का, मोशन का रोल आ जाता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स से हमें ये पता चलता है कि हमने किस तरह से रॉकेट्स को लॉन्च करवाना है। तो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स का स्पेस एक्सप्लोरेशन में यही रोल है कि ये रॉकेट के लॉन्च करने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेनेटरी साइंस। अब प्लेनेटरी साइंस क्या है, प्लेनेटरी साइंस में प्लैनेट्स की स्टडी की जाती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स मौजूद हैं, लाइक मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, इस तरह जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो उन प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, अगर ह्यूमन वहां पे जाएगा वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। अब इंजीनियर्स ने रॉकेट, स्पेस स्टेशन वगैरह हैं वो बनाने हैं, उनका फिजिकल यानी कि बॉडी मशीन्स वगैरह डेवलप करनी है इंजीनियर्स ने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बियोलॉजिस्ट। अब बियोलॉजिस्ट क्या है, वो स्पेस का इफेक्ट देखते हैं ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है, कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उनकी बॉडी पे स्पेस क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, वहां के इन्वायरमेंट का, उधर वहां का जो क्लाइमेट था उसने क्या इफेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडिसिन की फील्ड। मेडिसिन में डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स को की हेल्थ को मॉनिटर भी करते हैं, ठीक है, और उनका इलाज भी करते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये कोलैबोरेशन के साथ जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, और किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको छोटा सा ओवर रिव्यू दे देती हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया साइंस को एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, जिसमें हमारे पास 5 जो है वो इसमें एक एग्जांपल्स दी गई थी, जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसमें मैपिंग की जाती है डीएनए की, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट चेंज था, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। उसके बाद मेडिकल रिसर्च था कि मेडिकल में कौन कौन सी फील्ड्स अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद रोबोटिक्स एंड एआई था, और लास्ट में हमारे पास था स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।